अ, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से जीके एंड जीएस की चर्चा करने वाला हूं, जिसमें हम लुसेंट की जो सामान्य ज्ञान की जो बुक है उसे हम समझने वाले हैं। तो जीके के अंदर ये 4 सब्जेक्ट हैं जो अ, आते हैं, जिनमें से सबसे पहला आ जाता है इतिहास, दूसरे नंबर पे आता है भूगोल, और तीसरे नंबर पे आता है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, और चौथे नंबर पे आता है भारतीय संविधान। तो जीके के अंदर ये 4 सब्जेक्ट हैं जो महत्वपूर्ण हैं और ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो आज की इस क्लास में हम आपसे भूगोल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो भूगोल के बारे में हम आपसे बातें करें। तो भूगोल होता क्या है, एक बार हम उसके बारे में देख लेते हैं। भूगोल में भी एक मिनट गाइस, पेज नंबर 2 कहाँ गया? 3 खोल रहा है डायरेक्ट। एक मिनट गाइस, कुछ दिक्कत है। ठीक है। तो भूगोल को हम समझते हैं, जैसे कि नाम से ही आप जानते हैं, भू। भू का अर्थ होता है पृथ्वी। हमारी पृथ्वी कैसी गोल है, तो पृथ्वी के बारे में ही अध्ययन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। जियोग्राफी, जियोग्राफोस, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना, तो पृथ्वी के बारे में वर्णन करना ही जियोग्राफी कहलाता है। तो इसे एक अलग विषय के रूप में यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले इसे एक विषय के रूप में प्रयुक्त किया था, और उन्होंने ही सबसे पहले जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग भी किया था। तो जियोग्राफी शब्द के जो जनक हैं या जियोग्राफी के जो जनक हैं वो इरेटोस्थनीज को माना जाता है। तो इस तरीके से हम भूगोल को भूगोल का मतलब ये हो गया कि हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, और पृथ्वी अपने आप में इतना बड़ा है ना। तो भूगोल में भी अलग अलग शाखाएं हैं, जैसे एक आता है वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी जिसके अंदर हम लोग पूरी दुनिया के बारे में पढ़ते हैं कि कौन से देश कहाँ स्थित हैं, हर देश के बारे में पढ़ते हैं, हर महासागरों के बारे में पढ़ते हैं। तो इस क्लास में हम पूरी वर्ल्ड जियोग्राफी नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी, यानी कि भारतीय भूगोल हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम भारत के आसपास या भारत से जो कनेक्टेड है उनके बारे में डिटेल में हम सारी चीजों को समझेंगे। तो आइए दोस्तों, क्लास में स्टार्ट करते हैं और समझते हैं भारतीय भूगोल को। ये जो क्लास है, ये जो कोर्स है संपूर्ण भारतीय भूगोल, जिसके अंदर आप अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीजीपीएससी हो गया, मध्य प्रदेश पीएससी हो गया, कोई भी स्टेट पीसीएस अगर आप दे रहे हैं तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट होने वाले हैं। इसके अलावा एसएससी हो गया, व्यापम हो गए, इन सभी में भी ये जो क्लासेस होने वाली है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम समझते हैं भारतीय भूगोल को, जिसके अंदर हमारा ये जो सिलेबस है, भारतीय भूगोल के अंदर हमारे ये 17 अध्याय हैं जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहला अध्याय भारत का सामान्य परिचय, दूसरा अध्याय है भारत का भौतिक विभाजन, और तीसरा है भारत का वाह तंत्र। दोस्तों ये जो 3 चैप्टर हैं ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, क्योंकि अभी तक सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन कहीं से आते हैं तो ये 3 चैप्टर से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो लगभग इस भारतीय भूगोल के आप ये 3 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपके लगभग 50 से 60% जो भारतीय भूगोल है वो कवर हो जाता है। इसलिए हमारे सामने ये 3 चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। तो हम इन तीनों चैप्टर को बहुत डीप में और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि कुछ भी चीजें हमसे ना छूटे। तो आइए दोस्तों, पहला जो चैप्टर है हमारा भारत का सामान्य परिचय, इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो भारत की सामान्य परिचय को हम 4 बिंदुओं में रख के हम इसको पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है दोस्तों भारत की भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। तो भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम ये देखेंगे कि पूरी दुनिया में कौन से महाद्वीप में भारत है, उससे उसकी स्थिति यानी वो लोकेटेड कहाँ है, पूरी दुनिया में किस जगह पे वो लोकेटेड है, उसके बारे में हम देखने वाले थे। दूसरे बिंदु में लिखा है क्या, भारतीय राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, जिसके अंदर हम भारत के जो इंटरनल चीज है, जैसे पहला जो बिंदु है भारत की भौगोलिक स्थिति, इसमें हम भारत को छोड़ के भारत के अगल बगल भारत कौन से लोकेशन में स्थित है, वहां से कौन से गोलार्ध में स्थित है, कौन से अक्षांशीय रेखा में स्थित है, इसके बारे में देखेंगे। लेकिन जब भारतीय राज्य और संघ शासित प्रदेश की बात करें तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि भारत में कितने राज्य हैं और कौन कौन से संघ शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तीसरी जो बिंदु है वो है भारत की सीमाएं तथा पड़ोसी देश, जिसके अंदर हम भारत के सीमे से लगे, जैसे जो भूमि से जो सीमा साझा करते हैं और जो जलीय सीमा साझा करते हैं, उन सभी देशों के बारे में हम तीसरे बिंदु में चर्चा करेंगे दोस्तों। उसके अलावा अगर कोई चीजें छूट जाती है तो उसे हम अन्य तथ्य में रख देंगे। तो इस तरीके से हम भारत की सामान्य जानकारी को 4 बिंदुओं के अंदर बांट के हम
पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में समझेंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में और भारत की भौगोलिक स्थिति को समझते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति को हम 4 पार्ट्स में बांट के पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है या ए नंबर पे आता है लोकेशन। तो उसमें हम लोकेशन को समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये पूरा वर्ल्ड मैप है, जहां हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पे जो महाद्वीप है, टोटल 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं दोस्तों। इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया महाद्वीप आता है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप आता है, और तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, और चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका आता है। 5वें नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया, और 6वें नंबर पे यूरोप को रखते हैं, और सबसे लास्ट में 7वां नंबर जो सबसे नीचे है दोस्तों, वो है अंटार्कटिका। तो ये 7 महाद्वीप हैं। अब बताइए दोस्तों कि भारत जो है वो कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो भारत, आप बोलोगे कि सर भारत तो एशिया महाद्वीप में स्थित है, बिल्कुल सही। उसके बाद हम क्या करते हैं, पृथ्वी को अध्ययन की दृष्टि से हम इसमें जैसे पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी को हम क्या करते हैं, बीच से एक लाइन खींचते हैं, जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। इससे होता क्या है दोस्तों कि जो पृथ्वी है वो 2 भागों में बट जाता है। पृथ्वी तो गोला है, तो 2 भागों में बट गया, इसका मतलब गोलार्ध हो गया। आधा गोला को गोलार्ध बोल सकते हैं। तो इस तरीके से पृथ्वी 2 भाग में बट गया। सबसे ऊपर वाला जो गोला है उसे हम कहेंगे दोस्तों उत्तरी गोलार्ध, और जो सबसे नीचे वाला जो गोला है उसे हम बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो अब बताइए दोस्तों, भारत जो है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध? तो आप कहेंगे सर भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए, पृथ्वी को हम बीच से काट दिए तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध बना दिए। अब पृथ्वी को हम सीधा लाइन से काटेंगे, यानी देशांतरीय रेखा से काटेंगे, तो पृथ्वी 2 भागों में ऐसे बट जाएगा। ये हो जाएगा पूर्वी देशांतर और ये हो जाएगा पश्चिमी देशांतर। तो अब देख के बताइए दोस्तों मैप में आप कि हमारा जो भारत देश है वो कौन से देशांतर में आता है, पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर? तो आप कहेंगे सर भारत जो है वो तो पूर्वी देशांतर में आता है। तो इस तरीके से यहाँ एक नया क्वेश्चन बनता है कि भारत देश कौन से गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध पहला ऑप्शन, दूसरा पश्चिमी गोलार्ध, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी व उत्तरी दोनों गोलार्ध, और सबसे लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इसका सही जवाब होगा भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों गोलार्ध में स्थित है। अब देखो दोस्तों, हम लोग भारत को इस टाइप से बांटे, पहले तो बीच से लकीर खींचे तो 2 भागों में बट गया, इधर से ऐसे लकीर खींचे तो इस भाग में बट गया, तो भारत ऐसे लकीर बट गया। यहाँ बीच में है दोस्तों हम लोग का एशिया महाद्वीप। तो इस साइड से अगर देखें तो ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, इस साइड से देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। तो भारत देश जो है वो दोनों ही गोलार्ध में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम समझते हैं कि भारत जो है वो, अब देखिए एशिया महाद्वीप इतना तो समझ में आ गया दोस्तों कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में भी स्थित है और पूर्वी गोलार्ध में भी स्थित है। और कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब बताइए दोस्तों, एशिया महाद्वीप जो है इतना बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप जो है इतना बड़ा महाद्वीप है, तो इस महाद्वीप को ऊपर वाले भाग को बोलेंगे उत्तरी एशिया, नीचे वाले को बोलेंगे दक्षिणी एशिया, इधर वाले को बोलेंगे पूर्वी एशिया, इधर वाले को बोलेंगे पश्चिमी एशिया। तो अब बताइए दोस्तों, जो भारत जो देश है वो दक्षिणी एशिया में स्थित है। दक्षिणी एशिया में भी कहां, तो दक्षिणी एशिया में भी भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर ये 5 देश आते हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये 5 देश आते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि भारतीय महाद्वीप हम अखंड भारत को कह सकते हैं। तो अखंड भारत का ही नाम क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारत भारतीय उपमहाद्वीप में आता है। और भूमध्य रेखा से भारत की जो दूरी है वो 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो इतना बातें हमको समझ में आ चुका है दोस्तों। ये अब हम आगे बढ़ते हैं और भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लोकेशन को देखा और स्थिति को देखा, और स्थिति के अंदर हमने इन सभी बातों की चर्चा की, जिसमें हमने देखा कि भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों गोलार्ध में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में भी कहा, तो दक्षिणी एशिया में स्थित है। दक्षिण एशिया में कहा, तो दक्षिण एशिया में भारतीय उपमहाद्वीप में भारत स्थित है। और भूमध्य रेखा से उसकी दूरी कितनी है, 876 किलोमीटर दूर है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और भारत के नामकरण के बारे में समझते हैं, जो कि हमारा अगला पॉइंट है बी। तो भारत, इसके अंदर हम भारत के नामकरण के बारे में जानेंगे। तो भारत के 2 प्रमुख नाम हैं, औपचारिक या फॉर्मल तरीके से 2 नाम, एक पहला भारत और दूसरा इंडिया। तो भारत नाम के पीछे पौराणिक मान्यता है। कहा जाता है कि ऋग्वेद के अनुसार भरत नाम का एक कबीला था जिसके नाम से भारत बना। दूसरा जो साक्ष्य मिलते हैं वो वायु पुराण के अनुसार राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से भारत नाम बना। तो ये भारत नाम के पीछे का ये 2 तथ्य हम हमारे सामने निकल के आते हैं। अब बात कर ले इंडिया की। तो इंडिया जो नाम है वो यूनानियों ने दिया, ग्रीकों ने दिया। होता क्या था दोस्तों, जब वो यूनानी भारत आते थे तो सबसे पहले उन्हें सिंधु नदी मिलता था और सिंधु नदी को इंडस नाम से जाना जाता है। तो सिंधु नदी के इस पार के जितने जो भूभाग थे उन्होंने इंडिया नाम से पुकारा और वे इंडिया नाम
इंडिया नाम से जानते थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने भारत के नामकरण के पीछे के कारणों को जाना। इसके अलावा भारत के और भी अन्य नाम हैं, जिसमें ब्रह्मावर्त या आर्यवर्त के नाम से भी भारत को जाना जाता है। आर्यों की निवास स्थली के कारण इसे आर्यावर्त या ब्रह्मावर्त के नाम से जाना गया दोस्तों। एशिया महाद्वीप को और एक नाम से जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना गया। जम्बू द्वीप एशिया महाद्वीप को जाना जाता है। हिंदुस्तान, तो ईरानियों ने माना कि पूरी दुनिया में भारत में ही सबसे ज्यादा हिंदू पाए जाते हैं और भारत एक ऐसा देश है जहां हिंदू हैं, इसके अलावा और कहीं ऐसा देश नहीं है जहां हिंदू हैं, इसलिए इस देश को हिंदुस्तान के नाम से भी जाना गया दोस्तों। और भारतवर्ष के पीछे वैदिक साहित्य भी है। चीनी यात्रियों ने इन्हें तैंजू के नाम से जाना। तो इस तरीके से हम लोगों ने भारत के नामकरण के बारे में समझा दोस्तों। अब भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानने की तीसरी जो कड़ी है, हमने ए चर्चा किया लोकेशन के बारे में, बी चर्चा किया हमने नामकरण के बारे में, तीसरी चर्चा जो हमारी है वो है भारत का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या। तो आइए भारत के क्षेत्रफल और जनसंख्या से संबंधित चीजों के बारे में समझते हैं दोस्तों। तो पूरी दुनिया में भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला है। एक बार फिर से दोहराता हूं दोस्तों, 32,87,263 वर्ग किलो में भारत का क्षेत्रफल फैला हुआ है और ये पूरे विश्व का 2.4% एरिया ऑक्यूपाइड करता है और ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश में इसकी गिनती की जाती है। सबसे बड़ा 7वां देश में इसकी गिनती की जाती है। वो कैसे, समझिए। सबसे बड़ा जो देश है वो है आपका रसिया। रसिया के बाद आपका नंबर दूसरे पे आता है कनाडा। कनाडा के बाद तीसरे नंबर पे आता है यूएसए, साउथ अमेरिका, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चौथे नंबर पे आपका चाइना लेता है। 5वें नंबर पे आपका आ जाता है दोस्तों ब्राजील और 6वें नंबर पे आपका आता है ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे हमारा अपना भारत देश आता है जो दुनिया में 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं दोस्तों तो चाइना और भारत के बीच कंपटीशन होते रहता है। ये दोनों ही लगभग एक ही रेस में पॉपुलेशन के मामले में। कभी चाइना आगे था लेकिन अभी कुछ फैक्ट से 2023 के कुछ फैक्ट से पता चलता है कि भारत चाइना से आगे निकल आया है पॉपुलेशन के मामले में, जो कि अब नंबर 1 पे आ चुका है। तो इससे पहले नंबर 2 पे भारत का नाम लिया जाता है। अगर मैं लाइव स्टॉक की बात करूं दोस्तों, लाइव स्टॉक मतलब कि जो जानवर है, जो पालतू या जंगली जानवर जो भी कहें आप, वो सबसे अधिक मात्रा में अगर कहीं पाए जाते हैं तो वो है भारत। पूरी दुनिया का 18% लाइव स्टॉक केवल भारत में ही पाए जाते हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लाइव स्टॉक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने दोस्तों भारत के क्षेत्रफल की चर्चा की और उनकी जनसंख्या के बारे में भी चर्चा की। अब अगर मैं वर्ल्ड के पॉपुलेशन की बात करूं तो पूरी दुनिया में लगभग 7-7.5 अरब से ज्यादा लोग पूरी दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 आते आते दोस्तों ये लगभग 8.5 अरब तक पहुंच सकता है। तो इस तरीके से दुनिया के सबसे बड़े देशों में रसिया का नाम लिया जाता है। अब अगर क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि दुनिया के सबसे छोटे देश का नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे? तो दुनिया के सबसे छोटे देशों में आपका वेटिकन सिटी का नाम आता है, मोनाको का नाम आता है दोस्तों। वेटिकन सिटी लगभग आधे किलोमीटर के स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इतना छोटा देश दोस्तों, सोचिए आप पैदल ही पूरे देश को घूम सकते हैं, आधा किलोमीटर वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में। दूसरा मोनाको है जो 2 किलोमीटर के स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। तो दुनिया के सबसे छोटे देशों में वेटिकन सिटी का नाम लिया जाता है और मोनाको का नाम लिया जाता है और ये देश यूरोप में स्थित है। तो इस तरीके से हम लोगों ने भारत के क्षेत्रफल और जनसंख्या के बारे में चर्चा कर लिया दोस्तों, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और पूरी दुनिया का 2.4% क्षेत्र ऑक्यूपाइड करता है, जो कि दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश में भारत का नाम लिया जाता है। पॉपुलेशन के मामले में सबसे नंबर 1 पे भारत का नाम है और दुनिया में सबसे अधिक अगर लाइव स्टॉक पाए जाते हैं, जानवर पाए जाते हैं, तो वो है भारत। और दुनिया के सबसे बड़े देश रसिया का नाम लिया जाता है और सबसे छोटे देश में वेटिकन सिटी और मोनाको का नाम लिया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने भारत की भौगोलिक स्थिति को समझा है, जिसमें लोकेशन के बारे में देख लिया पहला, बी नंबर पे हम भारत के नामकरण के बारे में देख लिया और सी नंबर पे हमने भारत का क्षेत्रफल और जनसंख्या के बारे में चर्चा करी है दोस्तों। अब हम डी नंबर की चर्चा करते हैं और भारत की भौगोलिक स्थिति की जो ये क्लास चल रही इसे समाप्त करेंगे। तो डी नंबर पे हमारा आता है भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो आइए दोस्तों समझते हैं उनको। भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार। पृथ्वी अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, तो इसे अध्ययन करने की दृष्टि से हमने क्या किया, इसका एक छोटा प्रतिरूप बनाया जिसे हम कहते हैं ग्लोब, जिसे हम कहते हैं दोस्तों ग्लोब। तो ग्लोब बनाने सबसे पहले ग्लोब बनाने वाले कौन थे? तो उनका नाम था बेहम। तो ग्लोब के आविष्कारक कौन है? बेहम। तो जैसे ही बेहम ने ग्लोब बनाया तो हम लोगों ने ग्लोब पे ही
पृथ्वी को समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए उस पे कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची, लाइनें खींची। तो जो पृथ्वी के अंदर ये सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन जो खींची दोस्तों, तो इसे हम कहते हैं अक्षांशीय रेखाएं। और जो वर्टिकल लाइन खींची हम लोगों ने, इसे हम कहते हैं देशांतरीय लाइन, देशांतर। तो इस तरीके से हम पृथ्वी पे दो तरीके की लाइन खींचते हैं, एक लेटिट्यूड लाइन और एक होता है लॉन्गिट्यूड लाइन। तो आइए समझते हैं आगे। ये समझिए दोस्तों, ये है पृथ्वी। पृथ्वी को हमने मुख्य बिंदु यानी भूमध्य रेखा से बांटा और ये है 0 डिग्री लाइन। अब हम इसे क्या करेंगे दोस्तों, यहां से ये ऊपर वाला जो भाग है ये है उत्तरी गोलार्ध, इसे हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध दोस्तों, इसे हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। और इधर वाले भाग को हम बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, इसे हम कहेंगे दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए ये है जो 0 डिग्री की लाइन है। इसके बाद यहाँ पास और एक लाइन हमको मिलती है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा। इसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। तो ये भी अक्षांशीय रेखा है। अब यहाँ से ये कर्क रेखा जो है ये 23.5 डिग्री पे होता है दोस्तों। ये कितने डिग्री पे होता है, 23.5 डिग्री पे। ये 0 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ तक ये 23.5 डिग्री। और ये कहाँ तक जाएगी दोस्तों, तो ये ऊपर तक जाएगी, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो है दोस्तों, ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। ये जो है कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का दोस्तों बनाते हैं। तो अगर देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पास स्थित है हमारा हमारा भूमध्य रेखा यहाँ पास स्थित है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है दोस्तों, इसे ये हम क्या कहेंगे, भारत का अक्षांशीय विस्तार। यहाँ से यहाँ तक की जो। तो आइए समझते हैं आगे नेक्स्ट पेज में। ये देखिए दोस्तों, भारत की जो मुख्य भूमि है, भारत की जो मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी, भारत का ये तमिलनाडु का ये वाला एरिया है, यहाँ का ये वाला एरिया कन्याकुमारी कहलाता है दोस्तों। और वहां ये 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है और ये कहाँ तक जाता है, ये लद्दाख के इंद्राकौल, लद्दाख के इंद्राकौल 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। तो ये भारत की मुख्य भूमि हो गया। अगर मैं द्वीप समूह के सहित अगर बात करूं दोस्तों, द्वीप समूह सहित बात करूं, तो यहाँ पास हम लोग का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यहाँ पास एक पॉइंट है जहां, जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हो जाता है और ये कहां तक फैला रहेगा दोस्तों, तो 37 डिग्री 6 मिनट तक। कहने का मतलब ये है कि मुख्य भूमि, ये देखिए दोस्तों, मुख्य भूमि से कहां से स्टार्ट होता है मुख्य भूमि, तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। उसके बाद अगर मैं द्वीप समूह के सहित बात करूं दोस्तों, तो ये स्टार्ट हो जाता है कहां से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, इंदिरा पॉइंट से स्टार्ट होता है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट तक ये जाता है दोस्तों। तो ये इसका अक्षांशीय रेखा का विस्तार है दोस्तों। अक्षांशीय रेखा के द्वारा किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण होता है। सही बात है दोस्तों। आइए समझते हैं कैसे अक्षांशीय रेखा के हिसाब से जलवायु का निर्धारण होता है। देखिए दोस्तों, ये है भूमध्य रेखा, ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। तो जो सूर्य है ये इन्हीं 3 रेखाओं के बीच में ही क्या होते हैं दोस्तों, घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से ये जितने जो इलाके हैं, ये बीच के जितने जो इलाके हैं, ये सबसे ज्यादा गर्म होते हैं, क्योंकि सूरज की जो किरणें हैं वो इन एरियाओं पे सीधी पड़ती है। तो इन एरियाओं को हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मान लो, यहाँ से यहाँ तक ये वाला एरिया मान लो, तो यहाँ से ये वाला जो एरिया है दोस्तों, इसे हम कहते हैं शीतोष्ण, जहाँ ठंड भी रहती है और गर्मी भी रहती है, शीतोष्ण। तो इस एरिया को हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और बाकी इधर की जो एरिया है ये वाला, इसे हम कहते हैं शीत कटिबंध। तो हमारा जो भारत देश है या हमारी जो जलवायु है वो किस कटिबंध की है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। आइए आगे बढ़ते हैं। तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होके गुजरती है, जिसमें सबसे पहला राज्य है हमारा गुजरात। इसके बाद राजस्थान का थोड़ा सा एरिया टच करती है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा दोस्तों गुजरात। तीसरे नंबर पे आएगा हमारा मध्य प्रदेश। चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़। 5वें नंबर पे झारखंड। झारखंड के बाद आ जाएगी दोस्तों हमारा जो अगला है वो है पश्चिम बंगाल, 6वें नंबर पे। अब आगे और जाए तो त्रिपुरा और मणिपुर, ये 8 राज्य हो जाएंगे जहां से कर्क रेखा होके गुजरती। अगर मैं बात करूं कि कम से कम कौन से, जैसे सबसे ज्यादा जो कर्क रेखा है कौन से राज्य को छूती है, तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश को टच करती है। सबसे अधिक मात्रा में किसको टच करती है, मध्य प्रदेश को। और सबसे कम अगर कोई एरिया टच करती है कर्क रेखा, तो वो कौन सा है दोस्तों, वो है राजस्थान। इस तरीके से भारत के 8 राज्यों को कर्क रेखा टच करके जाती है।
एक एक करके देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला आ जाएगा गुजरात, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़, पांचवें नंबर पे झारखंड और छठवें नंबर पे आपका आ जाएगा पश्चिम बंगाल, सातवां पे आ जाएगा मणिपुर, त्रिपुरा और आठवें नंबर पे आ जाएगा आपका मिजोरम। इस तरीके से 8 राज्यों को टच करके क्या करती है, जाती है। अब हम भारत के जो देशांतरीय विस्तार है उसे समझ लेते हैं। मैं जानता हूं दोस्तों आप पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोर हो जाते हैं, इसीलिए जरूरी है थोड़ा सा कि अपने जो कंसंट्रेशन है उसको थोड़ा बना के रखें, क्योंकि हमारे सामने यही एक चैलेंज आता है दोस्तों। अभी जैसे कि सोशल मीडिया जैसे हावी हुआ है, अभी जो इंस्टाग्राम पे रील्स चल रहे हैं, शॉर्ट्स चल रहे हैं, सिर्फ 1 मिनट के होते हैं दोस्तों। उसे देखने से होता क्या है कि हम अपने ध्यान को 2 मिनट या 1 मिनट से कहीं ज्यादा लगा नहीं पा रहे हैं। तो एक तरीके से ये हमारे माइंड पे एक थोड़ा नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है दोस्तों। तो ये जरूरी है कि हम अपने ध्यान को कम से कम 1-2 घंटा कहीं तो टिका के रख पाए, कि रील देखने की वजह से वो जो 1-2 घंटे का जो टाइम है वो घट घट के कितना हो जा रहा है, 1 मिनट पे आ जा रहा है दोस्तों, जिसकी वजह से हम अपने ध्यान को नहीं लगा पाते। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे और भारत का जो देशांतरीय विस्तार है उसको समझते हैं। तो हमारा जो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है दोस्तों, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, मान लीजिए मुख्य याम्योत्तर, मुख्य देशांतर जो रेखा है मान लीजिए यहाँ पास है, और ये यूरोप से होके जाती है दोस्तों। कौन से देश से होके जाती है, यूरोप से। देखिए हमारा जो मुख्य याम्योत्तर रेखा है ये वाला है दोस्तों, ये वाला ग्रीनविच शहर से होके जाती है। अब देखिए यहाँ से भारत की दूरी कितनी है, यहाँ से बहुत दूर है। भारत की दूरी कितना है, बहुत दूर है। तो भारत की ये गुजरात वाले इलाका से लेके इधर का ये मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश तक ये जाएगा दोस्तों। तो हम लोग का जो पूर्वी देशांतर, अब देखिए भारत देश है, ये पूर्वी देशांतर ये भी कहलाएगा और ये भी क्या कहलाएगा, पूर्वी देशांतर। क्योंकि ये मुख्य आमयोत्तर है जो 0 डिग्री पे है, इधर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। और ये कहाँ तक जाएगा दोस्तों, ये कहाँ तक जाएगा, मान लीजिए ये एक गोला है, अगर मैं इसे 2 पार्ट्स में से बांट दूं तो ये 0 डिग्री है, ये ऐसे घूमेगा दोस्तों, और ये पूरा ऐसे घूम के वहां इसी लाइन पे वापस जाके मिलेगा, जो कि 180 डिग्री का होता है दोस्तों। कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो हम लोग का सबसे पहले गुजरात टच करता है। गुजरात का कहाँ, गुहार मोती। गुजरात में कहा दोस्तों, तो गुहार मोती है, जो कितना डिग्री पे है, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पाया जाता है। कहाँ, गुजरात में गुहार मोती वाले इलाके में। और ये इसकी अगर भारत की इस दूसरी सीमा की बात करूं तो ये कहाँ जाती है, अरुणाचल प्रदेश तक जाती है दोस्तों। और ये किबीथू, अरुणाचल प्रदेश के किबीथू तक जाती है। कहाँ, कितना डिग्री है दोस्तों ये, तो 97 डिग्री 25 मिनट तक ये जाती है। तो ये हम लोग का पूर्वी देशांतर है। पहला अगर देखूं तो 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ है। देशांतर रेखाओं का मेन काम होता है समय का निर्धारण करना। देशांतर रेखाओं का मेन काम क्या होता है दोस्तों, समय का निर्धारण करना। ये कितना है, 82.5 डिग्री पे। हमारा जो भारत देश का मुख्य याम्योत्तर है वो 82.5 डिग्री पे स्थित है। शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों, तो 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होती है और खत्म कहाँ होती है, तो खत्म होती है 97 डिग्री 25 मिनट पे खत्म होती है। तो इन दोनों के जो बीच में सेंटर में है उसे ही हम मुख्य याम्योत्तर बनाएंगे, जो कि कितना है, 82.5 डिग्री पे है। अब देखिए समय के निर्धारण पे किया जाता है, इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में 2-2 घंटे का अंतर है। 2-2 घंटे का क्या है, अंतर है। भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है, प्रयागराज के नैनी नैनी से होके गुजरती है। और ग्रीनविच शहर की जो मुख्य याम्योत्तर है वहां से कितनी दूरी पे है, तो ये है 5.5 घंटे की दूरी पे। कितनी घंटे की दूरी पे है दोस्तों, 5.5 घंटे की दूरी पे ये स्थित है। अगर मैं बात करूं कि मुख्य आमयोत्तर, भारत की जो मुख्य आमयोत्तर है वो कौन कौन से राज्यों को छू के जाती है, तो उसमें सबसे पहला आता है दोस्तों उत्तर प्रदेश। सबसे पहला कौन सा आएगा, उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे आएगा मध्य प्रदेश का छोटा सा हिस्सा ये टच करता है दोस्तों। फिर तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका उड़ीसा, और पांचवें नंबर पे आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से जो भारत के जो मुख्य याम्योत्तर है वो 5 राज्यों को टच करके जाती है, जिसमें सबसे पहला आता है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे आता है आपका मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे आता है आपका छत्तीसगढ़, और चौथे नंबर पे आता है आपका उड़ीसा, और पांचवें नंबर पे आता है दोस्तों आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से भारत की जो मुख्य आमयोत्तर है वो 5 राज्यों को टच करके जाते हैं। तो इस तरीके से हमने भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसे 4 पार्ट्स में बांट के हमने दोस्तों पढ़ लिया है। तो हमारी जो भारत की भौगोलिक स्थिति है उसे हमने दोस्तों कंप्लीट कर लिया है, उसे हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। आगे की क्लास में हम भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेशों की
चर्चा करेंगे।